प्रिय बच्चों, मित्रों, परिजनों, ह्यूमन वैल्यूज़ के अपने कार्यक्रम के इस 15वें अंक में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग अपने प्रोग्राम में जो 3 यूनिट्स हैं उनको समाप्त करने के बाद अब आज चौथे अंक में चल रहे हैं, चौथे यूनिट में चल रहे हैं 15वें अंक में, और जिसका सबसे पहले आपको सिलेबस बताएंगे या पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे। उन विषयों पर। तो इसका सिलेबस है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द नेचर एंड एग्जिस्टेंस। हम लोग का जो ह्यूमन वैल्यूज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट है वह हार्मनी ही है। कैसे हार्मनी इस्टेब्लिश की जाए अलग अलग डायमेंशंस में। तो अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस, होल एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस, पूरा एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस ही है। अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी इन द नेचर, इंटरकनेक्टेडनेस, कैसे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट एमंग द 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर, और कैसे जो 4 ऑर्डर्स हैं नेचर में उनमें म्यूचुअल फुलफिलमेंट कैसे होता, कैसे सब एक दूसरे के पूरक बनते हैं, कैसे एक दूसरे के सहायक बनते हैं। रिसाइक्लेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर, जो सबसे बड़ा गुण नेचर में ऑटोमेटिक है, रिसाइक्लेबिलिटी, चीज़ों का बार बार उपयोग होना। रिसाइक्लेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर, और कैसे नेचर अपने को खुद रेगुलेट करती है। किसी चीज़ की कमी होने लगती है तो उसको दूर करती है, ज़्यादा होने लगता है तो फिर उसको कम करती है। सेल्फ रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है, जो पेंडुलम का, वो ऑटोमेटिक अगर एक साइड में जाता है तो फिर दूसरे साइड में आ जाता है, और दूसरे साइड में तो उसके क्या 2 बेसिक फोर्सेस हैं उन सब पर चर्चा होगी। रिसाइक्लेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर, अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वह को एग्जिस्टेंस है, सह अस्तित्व है। तो सह अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है। अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस। Understanding existence as coexistence of mutually interacting units in all pervasive space, जो संपूर्ण स्पेस है, इस ऑल परवेजिव, सब में व्याप्त, उसमें कैसे म्यूचुअली वो सब इंटरैक्ट करते हैं और अस्तित्व और सह अस्तित्व एक ही है। बिना सह अस्तित्व के अस्तित्व नहीं हो सकता। होलिस्टिक परसेप्शन ऑफ हार्मनी एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, होलिस्टिक, संपूर्णता, होलिस्टिक परसेप्शन ऑफ हार्मनी एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। अब इसमें हम लोग इसके अलग अलग डायमेंशंस में चर्चा करें उसके पहले एक चीज़ आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले 3 यूनिट्स में हम लोगों ने जो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की है, करीब सब के सब वही बिंदु हैं। नया शायद ही कुछ हो, कुछ और एलिब्रेशन करना है, लेकिन बेसिक थ्रेड वही है। होलिस्टिक थिंकिंग, होलिस्टिक थिंकिंग, और होलिस्टिक थिंकिंग क्या है कि हमारे विचार संपूर्णता को ध्यान में रख करके हों, संपूर्णता के साथ जुड़ाव के साथ हों, संपूर्णता हमारे विचारों का, हमारे जुड़ाव का हमेशा केंद्र रहे। वही जो
दर्द से अहम ब्रह्मास्मि, संवेदना से अहम ब्रह्मास्मि, जो कविता मैंने करीब करीब हर सत्र के शुरू में पढ़ा है, कहा है, क्योंकि वही बेस है। जब ये कहते हैं होलिस्टिक परसेप्शन ऑफ हार्मोनी एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, तो होलिस्टिक परसेप्शन कैसे आएगा? वो वही संवेदना और संपूर्णता से जुड़ाव, और वही विराट जब आपकी चेतना होगी तभी संपूर्णता का परसेप्शन आएगा, और संपूर्णता के हार्मोनी के परसेप्शन से आएगा। तो ये रहा सिलेबस। और इसके चर्चा हम लोग आगे बढ़ाएं। इसके पहले वह कविता एक बार फिर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसको जितनी बार कहा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए, उतनी बार ज़रूरी है। दर्द से अहम ब्रह्मास्मि, उसको फिर एक बार आपको दोहरा देते हैं, क्योंकि वो दोहराने की ज़रूरत है उस कविता की बार बार। दर्द से हम ब्रह्मास्मि, ये बेस है, ये एथिक्स का, ह्यूमन वैल्यूज़ का, सच अच्छे जीवन का बेस है। ईश्वर ने वो सबसे बड़ी निधि, हार्मोनी का, सामंजस्य का, एग्जिस्टेंस का, को एग्जिस्टेंस का, सहअस्तित्व का, संयम का, स्वास्थ्य का, सबका बेस यही है। ईश्वर ने वह सबसे बड़ी निधि, सबसे बड़ा उपहार जो हमें दिया है, जिसकी वजह से हमारा शरीर वैसे ही बना हुआ है जैसा कि था जन्म के समय। हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ ज़रूर गया है, लेकिन सभी अंग प्रत्यंग वही हैं, अनुपात वही है। तो वह सबसे बड़ी निधि, सबसे बड़ा उपहार है पीड़ा, दर्द, पेन। कई बार हमने प्रयोग करके देखा है। जब लोगों से पूछा तो ये उत्तर नहीं आया। जब मैंने इसको बताया तो बहुत लोगों का विश्वास हुआ, लेकिन जब पूरी कविता उन्होंने सुनी या पूरी बात सुनी, तब उसके बाद सब सहमत होते हैं। तो थोड़ा बहुत जैसा कि जन्म के समय था, तो वह निधि है, वह तोहफा है, वो उपहार है, पीड़ा, दर्द, पेन। हमें पीड़ा महसूस होता है, इसलिए हम अपने शरीर से छेड़छाड़ नहीं करते। अगर कहीं खतरा उत्पन्न होता है तो डॉक्टर के पास जाकर उसे ठीक कराते हैं या उसको वहाँ से हटा लेते हैं, सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, वैसे कि जैसे कि जन्म के समय था। लेकिन हमारे बालों को ईश्वर ने पीड़ा या दर्द का तोहफा नहीं दिया है, तो इन्हें हम कितने तरह तरह से फैशन के नाम पे, अलग दिखने के नाम पे, स्मार्टनेस के नाम पे क्या क्या स्वरूप, क्या क्या डिज़ाइनें बनवाते हैं। तो अगर इसी तरह से ईश्वर ने हमारे शरीर को भी पीड़ा या दर्द का तोहफा नहीं दिया होता, तो सोचिए आज आपका शरीर अपने अपने फैशन, अपने अपने डिज़ाइन, अपने अपने कल्पनाओं, अपने अपने स्मार्टनेस, अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार कितने तरह के शरीर बनवाए होते। लेकिन वह नहीं है, वह नहीं ऐसा आप करते हैं, हम करते हैं क्योंकि हमें उस समय पीड़ा महसूस होती है। तो इसीलिए हम, दर्द महसूस होता है इसलिए हम छेड़छाड़ नहीं करते,
शरीर को दर्द महसूस होता है, इसलिए हम इसे बचाने की कोशिश करते हैं। और जहाँ पीड़ा नहीं महसूस होती, वहाँ अहंकार के नाम पर, अलग दिखने के नाम पर क्या क्या भेष और स्वांग बनाते हैं। बालों को काटने में दर्द नहीं होता तो कितने कितने चित्र विचित्र बालों के स्वरूप मिलते हैं, डिज़ाइनें मिलती हैं। यदि शरीर को दर्द नहीं मिला होता तो आज हमारे सामने कितने कितने तरह के शरीर, कितने रूप, कितनी डिज़ाइनें। तो पीड़ा ने ही हमारे शरीर को सुरक्षित भी रखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमें परिभाषा दी है हमारे शरीर की। शरीर की परिभाषा पीड़ा पर ही आधारित है। अगर हम यहाँ चुभाते हैं दर्द होता है क्योंकि यहाँ शरीर है, यहाँ कुछ करते हैं तो दर्द नहीं होता, इसलिए कहते हैं यहाँ शरीर नहीं है। तो परिभाषा ये बन जाती कि जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ दर्द महसूस होता है, और जहाँ जहाँ दर्द महसूस होता है वहाँ वहाँ शरीर है। अब इसी परिभाषा को थोड़ा और विस्तार जब हम देते हैं तो फिर यह दर्द या वेदना रूप लेने लगती है संवेदना का, और यह परिभाषा विस्तृत होकर ऐसे हो जाती है कि जहाँ जहाँ तक का हम दर्द महसूस करते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ तक की वेदना या संवेदना हम महसूस करते हैं, वहाँ वहाँ तक हमारा शरीर है, शरीर का विस्तार है, एक्सटेंडेड बॉडी है। हम जहाँ जहाँ तक का दर्द महसूस करते हैं वहाँ वहाँ तक हमारे शरीर का विस्तार है, एक्सटेंडेड बॉडी है। अगर हम परिवार का दर्द महसूस करते हैं तो परिवार हमारी एक्सटेंडेड बॉडी है। अगर हम समाज का दर्द महसूस करते हैं तो समाज हमारी एक्सटेंडेड बॉडी है। अगर हम प्रकृति का, धरती का, देश का दर्द महसूस करते हैं तो देश, धरती, प्रकृति हमारी एक्सटेंडेड बॉडी है। और या ये कह सकते हैं कि पूरा देश या पूरी प्रकृति या पूरी धरती एक विराट शरीर है और हम उसके एक जीवंत अंग हैं। और यही भाव जब और आगे बढ़ता है हमारे ध्यान में, हमारी चेतना में, हमारे कॉन्शियसनेस में, जैसा कि ये ह्यूमन वैल्यूज़ का सिलेबस भी कहता है, होलिस्टिक थिंकिंग, हमारे विचार में, संपूर्णता के विचार में जब हमारा और आगे बढ़ता है तो एक ऐसी स्टेज आती है जब पूरा ब्रह्मांड से हम जुड़ाव महसूस करते हैं, पूरे ब्रह्मांड से संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, या पूरा ब्रह्मांड एक विराट हमारी एक्सटेंडेड बॉडी, एक विराट जीवंत शरीर महसूस होने लगता है और हम अपने को उसका जीवंत अंग मानते हैं। हमारी एक्सटेंडेड बॉडी हो जाता है संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरा एग्जिस्टेंस, और हम उसके एक जीवंत अंग बन जाते हैं। ये जो कॉस्मिक थिंकिंग है, होलिस्टिक थिंकिंग है, यही आधार है ह्यूमन वैल्यूज़ का, इथिक्स का और अच्छे लाइफ का। क्योंकि ये हाथ, बार बार इसको कहता हूँ लेकिन इसको इंटरनलाइज करने की ज़रूरत है। यह हाथ अगर इस शरीर से जुड़ा हुआ महसूस करता है तो इसे इथिक्स या वैल्यूज़ बताना नहीं पड़ता, यह हमेशा ऑटोमेटिकली ही, नेचुरली ही वही करेगा इस शरीर के लिए जो ज़रूरी है। अगर ये उसका अंग है तो फिर उसके वही करेगा जो उचित है, जो सबके कल्याण के लिए, पूरे शरीर के कल्याण के लिए। इसको अलग से कुछ सिखाना पढ़ाना नहीं पड़ेगा। वही उसी तरह से अगर हम संपूर्ण ब्रह्मांड से होलिस्टिकली, सेंसिटिवली कनेक्टेड हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं, वो कनेक्शन है, अगर उसको एहसास करते हैं तो हम उस वैदिक मंत्र तक भी पहुंच जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मांड हैं, या हम ब्रह्मांड के एक जीवंत अंग हैं। तब फिर इथिक्स और वैल्यूज अपने आप उपजने लगते हैं। जैसे अगर ये हाथ शरीर से कनेक्टेड है सेंसिटिवली, उसके सुख दुख को महसूस कर रहा है, तो अपने आप इसका वह वही करेगा जो उचित होगा, जो शरीर के वैल्यूज के हिसाब से या शरीर के लिए इथिकल होगा, शरीर के लिए जरूरी होगा, वही करेगा, अपने आप करेगा। लेकिन अगर इस हाथ को लकवा मार गया है, ये पैरालाइज हो गया है, तो फिर यह हमेशा शरीर के हित में नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि ये गिर करके आपकी आंखों को या किसी अंग को चोट भी लगा दे, क्योंकि तब वह संवेदना नहीं होगी।
तो अगर ये संवेदनशीलता के साथ सबसे जुड़ा हुआ है, पूरे शरीर को इसका एक्सटेंडेड बॉडी है, तो ये अपने आप उचित ही करेगा। इसी तरह से अगर हम पूरे ब्रह्मांड से, पूरी धरती से, पूरे देश से, पूरे प्रकृति से, समाज से, परिवार से जुड़ाव महसूस करते हैं संवेदनात्मक, तो हमारा बिहेवियर हमेशा इथिकल ही होगा, फुल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज होगा। लेकिन अगर हम नहीं महसूस करते हैं वह संवेदनात्मक जुड़ाव प्रकृति से, परिवार से, समाज से, देश से, धरती से, तो यह, जैसे यह हाथ अगर नहीं शरीर से महसूस करता तो इसको लकवा मार गया है या पैरालाइज्ड है, उसी तरह से अगर हम नहीं महसूस करते हैं तो हमें फिजिकल तो नहीं लेकिन मेंटल पैरालिसिस, मेंटल लकवापन, मानसिक लकवापन हमें हो गया है, जो कि एक रोग है एक तरह से। यह अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, ये मानसिक रोग है। ये जितनी जल्दी दूर किया जाए उतना ही अच्छा है, तभी हम फुल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, फुल ऑफ एथिक्स लाइफ जी पाएंगे, तभी हम हार्मोनी में लाइफ जी पाएंगे, तभी हम कोएग्जिस्टेंस के साथ लाइफ जी पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस बात को जितनी बार सोचा जाए, कहा जाए, स्कूलों में प्रार्थना के साथ कहा जाए, इसको इंटरनलाइज करने की ज़रूरत है कि हम सब जुड़े हुए हैं, और मनुष्य जाति ही नहीं, सारे जीव जंतु और वनस्पतियाँ सब जुड़े हुए हैं, और जुड़ने के अनंत आयाम हैं, इस संवेदना के अनंत आयाम हैं। तो इसको इंटरनलाइज करना होगा। और हार्मोनी पर आज आपके सामने एक कविता रखते हैं। मेरी पुरानी कविता है एक, विराट वीणा, विराट वीणा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कविताओं के माध्यम से और खुलती हैं, तो इसलिए ये कविता विराट वीणा आपके सामने आज रख रहा हूँ। यह धरती एक विराट वीणा है। क्योंकि आज ज़्यादातर बातें हमको नेचर, मनुष्य और धरती के बारे में ही करना है, उसके बीच की हार्मनी पर, लेकिन लास्ट में होलिस्टिक थिंकिंग है, होलिस्टिक कॉन्शियसनेस है। तो धरती में कैसे हार्मोनियसली जीवन जिया जाए, उसके बारे में ही आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसी संदर्भ में ये विराट वीणा कविता आई। यह धरती एक विराट वीणा है। कल्पना करिए कि यह धरती एक विराट वीणा है, और हम सब एक के तार जुड़े हुए हैं, या हम सब विभिन्न तारों से जुड़े भी हैं, तार खुद भी हैं। एक हार्मोनियस वीणा है धरती, और उसमें सब जुड़े हुए हैं। वो कल्पना करिए, फिर इस कविता का आनंद लीजिए, और यही हार्मनी है। यह धरती एक विराट वीणा है, और हम उतार भी हैं और बजाने वाले भी हैं, सब कुछ हम हैं। इस वीणा में हम प्लेयर भी हैं और इंस्ट्रूमेंट भी हैं, सब कुछ हम ही हैं। जैसे ये हाथ अगर कुछ बजाए तो शरीर यही है, ये शरीर भी, और ये बजा भी रहा है और बज भी रहा है, सब कुछ यही है। ताली जैसे हम बजाते हैं दोनों हाथ, तो हम बजाने वाले भी हैं और ध्वनि भी हम ही कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट भी हैं, बजाने वाले भी हैं, सब हम ही हैं। तो ताली उस म्यूचुअल हार्मोनी का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, कि जहाँ दोनों समान भाव से, समान गति से, समान प्रेशर से, समान दबाव से, तमाम सारे बैलेंसेस करते हैं, तब ताली बजती है। तो ताली भी एक संतुलन और म्यूचुअलिटी का सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है। तो उसी को संपूर्ण 700 करोड़ लोग भी, जितने जीव जंतु वनस्पतियां भी हैं, सब म्यूचुअली इस विराट वीणा को उसी भाव से बजा रहे हैं। तो आप सोचिए कितना आनंददायक हो सकता है। यह कल्पना ही, लेकिन ये सच्चाई है। हम उसको एहसास करने लगें तो वह आनंद आने लगेगा। यह धरती एक विराट वीणा है, और हम हैं उसे बजाने वाले भी, और खुद वीणा के अंग भी। कभी झंकृति हल्की देते हैं, कहीं अधिक जोर से, अलग अलग समय पर,
अलग अलग स्थान पर देते हैं अलग अलग दबाव और खिंचाव। अलग अलग स्थान पर समय पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय पर देते हैं अलग अलग दबाव और खिंचाव। यह धरती एक विराट वीणा है और हम उसके अंग भी हैं और उसे बजाने वाले भी। धरती में भी बहुत कुछ ठोस है, जैसे वीणा में भी थोड़ा स्पेस की ज़रूरत होती है, ठोसपन की ज़रूरत भी होती है। बहुत कुछ तो धरती में भी बहुत कुछ ठोस है, बहुत कुछ खोखला। अलग अलग स्थानों से निकलती हैं अलग अलग ध्वनियाँ, अलग अलग स्थानों से निकलती हैं अलग अलग ध्वनियाँ, लेकिन अधिकांशतः धरती देती है नाद हमारे हर थिरकन पर। लेकिन अधिकांशतः धरती देती है नाद, देती है साउंड हमारी हर थिरकन पर। यह धरती एक विशाल वीणा है, यह धरती एक विशाल वीणा है और हम हैं उसके अंग भी और बजाने वाले। हम अपनी संपूर्ण इंद्रियों से, हम अपनी संपूर्ण इंद्रियों से, संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से, हम अपने संपूर्ण इंद्रियों से, संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से निरंतर बजाते रहते हैं इस वीणा को। जब हम सांस लेते हैं तब भी वही धरती की विराट वीणा बजा रहे होते हैं। और हम अपनी संपूर्ण इंद्रियों से, संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से निरंतर बजाते रहते हैं इस वीणा को। अपनी हर सांस से, अपनी हर सांस से, हर दिल की धड़कन से, हर दिल की धड़कन से, हर चिंतन से अहर्निश बजाते रहते हैं इस वीणा को। अपनी हर सांस से, हर दिल की धड़कन से, हर चाहत से, हर चिंतन से अहर्निश लगातार बजाते रहते हैं इस वीणा को। यह धरती एक संपूर्ण वीणा है, यह होलिस्टिक, यह धरती एक संपूर्ण वीणा है और हम हैं उसे बजाने वाले और उसके अंग भी और हम हैं उसके अंग भी और उसे बजाने वाले भी। इस वीणा में जल भी है और तरंग भी। ये जल तरंग भी है। इस वीणा में जल भी है और तरंग भी। बहुत सारे वाद्य यंत्र समाहित हैं इसमें, बहुत सारे वाद्य यंत्र समाहित हैं इसमें। और कितने कितने वादक हैं इसके, और कितने कितने वादक हैं इसके। कुछ मौन, कुछ मुखर, कुछ चंचल, कुछ प्रखर। इस वीणा में जल भी है और तरंग भी। बहुत सारे वाद्य यंत्र समाहित हैं इसमें और कितने कितने वादक हैं इसके। कुछ मौन, कुछ मुखर, कुछ चंचल, कुछ प्रखर। वादकों का एक कारवां है, काफिला है। वादकों का, बजाने वालों का एक कारवां है, एक काफिला है। यह धरती एक अनोखी वीणा है, यह धरती एक अनोखी वीणा है और हम हैं उसके अंग भी और बजाने वाले भी, और हम हैं उसके अंग भी और बजाने वाले भी। अब हमारे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इकोलॉजी को, हमारे इकोसिस्टम को, हमारे धरती के जो अलग अलग असंतुलन के, उसकी तरफ इशारा है कविता के माध्यम से ही। इस विराट वीणा को जरा संभाल कर बजाना है, इस विराट वीणा को जरा संभाल कर बजाना है। यदि साधारण हारमोनी में बजाना है, हारमोनी को तोड़ना नहीं है। इस विराट वीणा को जरा संभाल कर बजाना है। यदि साधारण वीणा टूट फूट गई या हो गया उसे कुछ नुकसान, इस विराट वीणा को जरा संभाल कर बजाना है। यदि साधारण वीणा टूट फूट गई या हो गया उसे कुछ नुकसान, तो मिल जाएगी सहज ही दूसरी वीणा। यदि साधारण वीणा को हो गया कुछ नुकसान, ये टूट फूट गई, तो मिल जाएगी सहज ही दूसरी वीणा। लेकिन यदि धरती वीणा यदि आहत हुई,
लेकिन यदि धरती वीणा आहत हुई तो हमें न मिलेगी कोई दूसरी वीणा, तो हमें कोई न मिलेगी कोई विराट इस तरह की वीणा। यह धरती एक विचित्र वीणा है, यह धरती एक विचित्र वीणा है और हम हैं इसके अंग भी और बजाने वाले भी। यह धरती एक विचित्र वीणा है और हम हैं इसके अंग भी और बजाने वाले भी। आश्चर्य यह है कि कभी तो हम बजाते हैं इस वीणा को, आश्चर्य तो यह है कि कभी तो हम बजाते हैं इस वीणा को और कभी यह वीणा हमें बजाने लगती है। आश्चर्य तो यह है कि कभी तो हम बजाते हैं इस वीणा को, म्यूचुअलिटी, सहअस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस। आश्चर्य तो यह है कि कभी तो हम बजाते हैं इस वीणा को और कभी यह वीणा हमें बजाने लगती है। तब हम बन जाते हैं वीणा की वीणा या उसका अंग, और तब हम बन जाते हैं वीणा की वीणा। कभी इस वीणा की तरंगें, कभी इस वीणा की तरंगें ध्वनियों के रूप में होती हैं, कभी इस वीणा की तरंगें ध्वनियों के रूप में होती हैं और कभी ध्वनियों की सीमा के भी पार, और कभी इस वीणा की तरंगें ध्वनियों के रूप में होती हैं और कभी ध्वनियों की सीमा के पार। हमारा जो चिंतन है, प्रेम है, आनंद है, यह ध्वनियों के पार है, ध्वन्यातीत है। तो कभी इस वीणा की तरंगें ध्वनियों के रूप में होती हैं और कभी ध्वनियों की सीमा के भी पार। यह धरती एक विराट वीणा है और हम हैं उसके अंग भी और बजाने वाले भी। यह धरती एक विराट वीणा है और हम हैं उसके अंग भी और बजाने वाले भी। यह कविता करीब 20-25 साल पुरानी है। गुरोधा झोप्पा करके मेरा एक कविता का संग्रह आया था। गुरोधा मतलब होता है अधपका और झोप्पा मतलब फलों का गुच्छा। तो मुझे लग रहा था कि ये भी विचार पनप रहे हैं, उग रहे हैं, अधपके हैं, इमेच्योर हैं, और उसी भाव से लिखा था। लेकिन आज जब इस धरती के कोएग्जिस्टेंस पर बात होने को आई तो मुझे ध्यान आया कि एग्जैक्टली उस यही भाव इस पूरे सिलेबस में गूंज रहा है, तो इसको आपके सामने रखा। अब आते हैं एग्जिस्टेंस इज कोएग्जिस्टेंस, और थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी अभी चर्चा करते हैं। लेकिन एक चीज़ और, एक कविता और, चूँकि कविताओं का सिलसिला चल रहा है तो एक छोटी सी तीसरी कविता, क्योंकि धरती क्या है, वही पंच तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा। यह शरीर ही नहीं, धरती और प्रकृति और जो कुछ दिख रहा है सब इन्हीं पांचों तत्वों से ही बना हुआ है। तो इन पांचों तत्वों से बना हुआ ये शरीर, यह व्यक्ति कैसे कैसी लड़ाइयाँ करता है, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, और बाकी जीव जंतु से जुड़ने की बात छोड़ दीजिए, कितना आपस में लड़ाई करता है, मनुष्यों में भी। जबकि दूर से देखिए तो धरती एक गोला नजर आती है और जिसमें अलग अलग कंट्रीज डॉट्स के रूप में दिखती हैं, तो फिर वो मनुष्य तो समझ लीजिए क्या है, और वह अपने एक दूसरे का दुश्मन मान रहा है जबकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कितना बड़ा विरोधाभास। ये लड़ाइयाँ क्यों करते हैं हम? ये आतंकवाद कहा जाता है कि आतंकवाद सभ्यता के लिए, देशों के लिए, समाज के लिए, धरती के लिए खतरा है। लेकिन आतंकवाद है क्या? जो बंदूक लेकर के चारों तरफ
अपनी इच्छाओं को पूरा कराने के लिए लगे हुए हैं, वही आतंकवादी हैं। आतंकवाद की सबसे बड़ी परिभाषा यही है कि बिना सुने फैसला कर लेना, बिना जाने फैसला कर लेना, बिना दूसरे को समझे हुए फैसला कर लें तो हम आतंकवादी हैं। अगर उसकी बात को समझने के बाद उसमें असत्य है तो न माने, सत्य को ही मानना है। लेकिन दूसरे की बात सुन तो लें, हो सकता है उसमें कुछ सत्य हो, और अगर असत्य है तो उसको समझाने की कोशिश करें। ना समझे तो बाद उसके बाद मानने की जरूरत नहीं है, असत्य को हमें स्वीकार नहीं करना है, लेकिन सुन लेना है। और सुनने में भी सावधानी है कि अगर वह आदतन वही चीज बार बार रिपीट कर रहा है तो एक बार सुनना काफी है, फिर उसे रोक देना भी जरूरी है, क्योंकि आपके पास समय सीमित भी है। लेकिन एक बार सुन लीजिए, एक बार जान लीजिए। तो ये तो हुआ सबको सुनना है। ज्यादातर जो धर्मों में लड़ाइयां होती हैं वो बिना एक दूसरे को जाने, बिना एक दूसरे को समझे हुए हो जाती हैं कि क्यों वो उस तरह से पनपी, धरती के किस हिस्से में वो उगी और वहां की जरूरतें क्या थी। हाँ, जो लोग स्थान बदल लेते हैं, जहां वो धर्म पनपे हैं उससे दूसरी जगह जाते हैं, उनको दूसरे जगह पर जो ज्यादा सुविधाजनक जीवन पद्धति है या चीजें हैं उसके आधार पर अपने को चेंज भी कर लेना चाहिए, और लोग करते हैं। आज हिंदुस्तान से जितने लोग विदेशों में गए, चाहे शुरू में अफ्रीका में गए, चाहे आज अमेरिका इंग्लैंड में गए, चाहे रूस में जा रहे हैं, चाहे जापान में जा रहे हैं या चाइना में जा रहे हैं, सब वहाँ के अनुसार काफ़ी कुछ बदलते ढलते जा रहे हैं। वहाँ की भाषा, अगर रहना है तो वहाँ की भाषा भी सीखते हैं, परिवेश पहनावे में भी अंतर आता है, बहुत कुछ बदलता है। आप धरती के जिस हिस्से में रहते हैं वहाँ बदलाव होता है। इसी तरह से जो हिंदुस्तान में भी आते हैं वो भी लगभग बदल रहे हैं, और जैसे जैसे समय बीत रहा है, इवोल्यूशन विचारों का हो रहा है, आवाजाही हो रही है, ये कम्युनिकेशन वर्ल्ड वाइड इतना फास्ट और इतना स्मूथ होने लगा है कि अब एक रूपता धरती में आ रही है। वो जो विषमताएं हैं वो कम भी हो रही हैं, और विषमताओं की वजह से नफरत होने लगे, ये तो बहुत विचित्र बात है। तो ये नफरतें खत्म होनी चाहिए। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए कि वो क्यों ऐसा है, और जैसा है अगर हमें कुछ नुकसान नहीं है तो होते रहना चाहिए। वही लोकतंत्र का इसेंस यही है कि हर आदमी को अपने अपने तरह से रहने जीने का हक है, बस केवल उससे से दूसरों को परेशानी ना हो। अगर वो दूसरों को परेशानी होने लगती है तो उसे रोकना चाहिए। योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस। आपको हाथ पांव चलाने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन जहां उससे मेरे नाक को या मेरे शरीर को चोट लगने लगे वहां पे रुक जाना चाहिए। हम आपको रोकने की कोशिश भी करेंगे, वह है। अब आजकल जातियों और धर्मों की लड़ाइयाँ बहुत, हिंदुस्तान अभी भी लगता है कि 18वीं 17वीं शताब्दी में रह रहा है। जातियों और धर्मों के आधार पर व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश हो रही है और बांटने की कोशिश हो रही है। वो भूल जाते हैं। आप हिंदुस्तान के रूरल एरियाज में, गांवों में रह करके जा करके देखिए, सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ किस में हैं? जातियों धर्मों में नहीं है, परिवारों में, पट्टीदारों में आपस में लड़ाइयाँ हैं, जो एक ही परिवार के हैं। जब एक ही परिवार के एक ही 3-4 जिनके एंसेस्टर्स एक ही थे 3-4 जनरेशन पहले, वह आज जब इतना लड़ते झगड़ते हैं तो फिर परिवारों को, वो जातियों और धर्मों को के आधार पर हम एक हो जाएंगे, ये असंभव है। जब एक ही ओरिजिन के लोग आपस में लड़ रहे हैं तो फिर जातियों और धर्मों को जहाँ इतना डिफरेंसेस है वो एक हो जाएंगे। एक जात के सारे लोग एक हो जाएंगे, या एक धर्म के सारे लोग एक हो जाएंगे, जब एक ही परिवार के सब एक नहीं हो पा रहे हैं। यह केवल और केवल जाति और धर्मों के नाम पे जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, ये किसी न किसी के निहित स्वार्थ को, वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल करने का एक मुलम्मा, एक आवरण होता है, एक झंडा उठाने का एक आवरण होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
जातीय धर्म के आधार पर कभी कोई यूनिटी न हो सकती है, न हुई है, क्योंकि एक परिवारों में ही यूनिटी नहीं रही है। और जहाँ तक धर्मों की विभिन्नता का सवाल है, वह उसमें कैसा संतुलन है, उसी पर यह कविता पंच तत्वों का हक, पहले भी कभी सुनाया होगा या शायद ना भी सुनाया हो, भावगंगा में तो सुनाया है। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, यह शरीर पंच तत्वों से बना है, पांचों का हक भी है इस पर। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, चित जल पावक गगन समीरा, तो पांचों का हक भी है इस पर। इसीलिए मृत्यु के बाद भी पांचों तत्व पाना चाहते हैं ये शरीर, इसीलिए मृत्यु के बाद भी पांचों तत्व पाना चाहते हैं शरीर। अग्नि को भी शरीर चाहिए, और धरती जल गगन समीर को भी चाहिए शरीर, और धरती जल गगन समीर को भी चाहिए शरीर। अग्नि को भी शरीर चाहिए, और धरती जल गगन समीर को भी चाहिए शरीर। रिसाइकलिंग। इसीलिए कहीं रिसाइकलिंग एंड सेल्फ रेगुलेशन दोनों है। इसीलिए कहीं जलाने की प्रथा है, कहीं दफनाने की, कहीं नदी में प्रवाहित कर देने की, और कहीं खुले में रख देने की। पारसीज खुले में रख देते हैं, या पूरी प्रकृति में जितने मनुष्येतर जीव जंतु मरते हैं तो खुले में रखे ही जाते हैं। और कहीं खुले में रख देने की, कितना ज़रूरी, कितना संतुलित है सब कुछ, कितना ज़रूरी, कितना संतुलित है सब कुछ, दोनों है इसमें। रिसाइकलिंग भी है, रिसाइक्लेबिलिटी भी है, और सेल्फ रेगुलेशन भी है, संतुलन भी है। एक धरती पर अलग अलग धर्मों ने भी एक सेल्फ रेगुलेशन कर रखा है। सेल्फ रेगुलेशन का इतना बड़ा कॉन्शियस अनकॉन्शियस एग्जाम्पल आपको शायद ही मिले, और जब आप इसको आत्मसात करिए तो हंसी आती है, मज़ा आता है, और लगता है कि ये कॉस्मिक स्वरूप कैसा है, कितना अच्छा, कैसे पैदा हुआ है। पंच तत्वों का हक। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, पांचों का हक भी है इस पर बराबर। आशुतोष मिश्रा जी आ गए हैं और सबको प्रणाम कर रहे हैं। नमस्कार आशुतोष जी, आपको भी नमस्कार। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, पांचों का हक भी है इस पर। हरे कृष्णा जी को ये बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, उनको धन्यवाद, और आप सब के तरफ से उनको नमस्कार। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, पांचों का हक भी है इस पर। इसीलिए मृत्यु के बाद भी पांचों तत्व पाना चाहते हैं शरीर। अग्नि को भी शरीर चाहिए, और धरती जल गगन समीर को भी चाहिए शरीर। इसीलिए कहीं जलाने की प्रथा है, कहीं दफनाने की, कहीं नदी में प्रवाहित कर देने की, और कहीं खुले में रख देने की। कितना ज़रूरी, कितना संतुलित है सब कुछ, कितना ज़रूरी, कितना संतुलित है सब कुछ। और ये जो एक कविता उसी के नीचे है तो उसको भी पढ़ देते हैं, क्योंकि आज प्रकृति और मनुष्य के कोएग्जिस्टेंस की बात ही है इसमें, नेचर के साथ उसका कोएग्जिस्टेंस का। तो ये कविता शायद ज़रूरी है, इसलिए सामने खुली गई। बचेगा आदिवासी ही, बचेगा गांववासी ही, बचेगा वनवासी ही, बचेगा प्रकृति प्रेमी ही, बचेगा पर्यावरण संरक्षक ही, या पर्यावरण से जुड़ा हुआ ही, क्योंकि उसने प्रकृति को चुना है, ईश्वर को चुना है। वनवासी, अब ये दो लाइनें अक्सर लोगों को चौंकाती हैं, लेकिन सच्चाई है कि वनवासी राम तो रावण को हरा देते हैं।
वनवासी राम तो रावण को हरा देते हैं, लेकिन अयोध्या के राजा राम को वनवासी लवकुश से हारना पड़ता है। वनवासी राम तो रावण को हरा देते हैं, लेकिन राम तो रावण को हरा देते हैं, लेकिन अयोध्या के राजा राम को वनवासी लवकुश से हारना पड़ता है। निश्चय ही जीतेगा वन ही, बचेगा वनवासी ही, और पर्यावरण संतुलन, प्रकृति से जुड़ाव, सर्वव्यापी संवेदना, यही होगा भविष्य का धर्म। फ्यूचर रिलीजन यही होने जा रहा है। या आजकल जो ये तमाम सारे रिलीजन के नाम पे अलग अलग जीवन के पूजा की पद्धतियों को रिलीजन मान लिया गया है, वह ख़त्म होना है। और धरती के जो समस्याएं आ रही हैं वो हमें और मजबूर करेंगी कि हम असली रिलीजन का अर्थ समझें, प्रकृति से जुड़ाव महसूस करें, प्रकृति को बेहतर बनाएं। ये कोरोना ने भी ये सिखाया है। सारे धार्मिक स्थल बंद हो गए थे जब स्ट्रॉन्ग वो फेज़ आया था, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो। तो किसी मंदिर मस्जिद या किसी गिरजाघर या किसी पूजा स्थल, किसी मूर्ति ने कोई सपोर्ट नहीं किया है किसी को बचाने में, लेकिन सपोर्ट जिसने किया है उसने किया है। डॉक्टरों ने भी किया है, तमाम लोगों ने किया है, ऑक्सीजन ने किया है, और ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ये स्थिति थी, प्रकृति ने किया है। काढ़ा और जो कुछ हम प्रकृति से चीज़ें तुलसी की इधर उधर पी रहे थे वो क्या है? प्रकृति से हमारा जो संतुलन और संवाद और उसका जो म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, वही तो था। तो निश्चय ही जीतेगा वन ही, बचेगा वनवासी ही, और पर्यावरण संतुलन और संपूर्ण प्रकृति से प्रेम, सर्वव्यापी संवेदना, होलिस्टिक चेतना, यही होगा भविष्य का धर्म। क्यों? धर्म है ही यही, लेकिन अब लोग ट्रेडिशनल रिलीजन्स को की जगह पर इसी एक्चुअल रिलीजन को मानना शुरू करेंगे। वह समय आ रहा है, और इसीलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं देखता हूँ कि कम से कम एक यूनिवर्सिटी ने जो एक्चुअल इथिकल चीज़ें हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ की चीज़ें हैं, उसको अपने सिलेबस में रखा तो है। एक चिंगारी तो है, इससे बहुत उम्मीद है। और ये चिंगारी केवल पढ़ने के लिए नहीं है, पेपर सॉल्व करने के लिए नहीं है, ये आत्मसात करने के लिए है। इन वैल्यूज़ को, ह्यूमन वैल्यूज़ को, इन यूनिवर्सल वैल्यूज़ को, इस होलिस्टिक थिंकिंग को, इस सर्वव्यापी संवेदना को अपने जीवन में उतारना भी है। ये केवल सिलेबस की बात नहीं है। अब जो हम लोगों का आज का टॉपिक है, इसमें नेचर, मदर अर्थ, एटमॉस्फेयर, वेदर, इन सब का क्या रिश्ता है, कैसे ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे कोएग्जिस्टेंस में हमें इनके साथ रहना है। एग्जिस्टेंस और तभी होगा जब कोएग्जिस्टेंस होगा। एग्जिस्टेंस अकेले किसी का नहीं हो सकता। इस ब्रह्मांड में आइसोलेशन में कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मेरी बहुत पुरानी छोटी सी कविता है कि खुशी है महासागर, खुशी है महासागर, द्वीप नहीं, आइलैंड्स नहीं है। हैप्पीनेस इज ओशन, नॉट एन आइलैंड। हमारा एग्जिस्टेंस सहज एग्जिस्टेंस ही है, उसको रियलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने सीमितता से बाहर आना पड़ेगा। ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क को, मेमोरी को इनफाइनाइट कैपेबिलिटी दी है। हम अभी उसका 5-6% से ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। और अगर मेमोरी को और माइंड को आप कम इस्तेमाल करें तो सिकुड़ने लगते हैं उसके सेल्स वगैरह। आप खूब इस्तेमाल करिए, चाहे शरीर का जिस तरह एक्सरसाइज करते हैं वैसे मेंटल ढेर सारे लोगों से जुड़े रहिए, ढेर सारे लोगों के और प्रकृति, वनस्पतियों, पूरी धरती, सबको अपने दिमाग में रखे रहिए, तो आप हमेशा ताजे रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे। वो जो
फूल और बगीचे को केवल फोटो में या लॉन में या पार्क में मत रहने दीजिए, अपने दिमाग में भी रखिए, तब आप खुश रहेंगे। तो हम अपने संपूर्णता में जिएं, होलिस्टिक थिंकिंग भी करें और होलिस्टिक तरीके से जिएं भी। अपने को कभी सीमित न करें, असीमित, चाहे वो विजन हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे खुशी हो, चाहे संपर्क हो, असीमित, कोई सीमा मत बांधिए उसमें। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें तो आप जानते ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा जो ये नेचर, जो एटमॉस्फेयर, वेदर, फ्लोरा, फौना, यही सब तो नेचर बनाता है, धरती। तो इसका जो स्ट्रेटा है वो एटमॉस्फेयर में आप जानते होंगे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, 78% के आसपास। 21% ऑक्सीजन है, और बाकी में तमाम सारी और गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर भी है, अन्य जितनी तरह की गैसेस हैं, स्मोक्स भी हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेकिन 21% है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बाकी में है, उतना नहीं है ये। अच्छा, वाटर वेपर बहुत ऊपर तक मतलब एक लेवल तक जाता है, उसके बाद वो बरस करके ख़त्म हो जाता है। बादलों के ऊपर फिर वाटर वेपर्स नहीं है, तो ये परसेंटेज वहाँ के लिए। वाटर वेपर को निकाल दिया जाए अगर एयर से, तब का ये रेशियो है। वाटर वेपर जब ज़्यादा हो जाता है ऐसी स्टेज में जहाँ वो जमने लगता है, तो वो इस परसेंटेज को घटा भी देता है। ये रेशियो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ये कम भी हो जाता है। इसके बियॉन्ड वो ओजोन लेयर है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज को नहीं आने देता धरती पर। वो हमारे हेल्थ के लिए, सुरक्षा के लिए, तमाम सेल्स को डैमेज ना होने के लिए ज़रूरी है। तो ओजोन लेयर को बचाने की ज़रूरत है। इधर डिप्लीट हो रहा था पोल्यूशन की वजह से, बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। लेकिन कोरोना के इतने नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होने के, हम सब ने किसी न किसी को खोया है, उसके बावजूद पोल्यूशन कम हुआ और ओजोन लेयर में एक तरह से हीलिंग हुई उसकी। वो जो पैचेस बन रहे थे, गैप आ रहा था, वो कम हुआ, कहीं कहीं ख़त्म हुआ। तो वही एक तरह से उस दृष्टि से देखा जाए तो कोरोना सेल्फ रेगुलेशन है। हमारे मानसिकता को भी इसने बहुत बदला है कोरोना ने। धरती अब हमारी टेक्नोलॉजी को, जो हम गलत इस्तेमाल कर रहे थे, इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके हम काफ़ी कुछ बेहतर बना सकते हैं धरती को। पोल्यूशन कम कर सकते हैं। आना जाना जो तमाम सारा है, उसकी जगह पे इस मीडिया जो कम्युनिकेशन के अब ऑनलाइन जो बहुत कुछ हो रहा है, उससे हम पोल्यूशन बहुत कम कर सकते हैं। अननेसेसरी ये जो चीज़ें हैं वो कम कर सकते हैं। तो ये तो हुआ अभी जो एटमॉस्फेयर को, नेचर को कैसे बेहतर बनाया जाए। हम अपने सारे अब प्रोग्रेस को इको फ्रेंडली बनाना है, और इको सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ज़मीन तो है ही, एटमॉस्फेयर, रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड स्टार्स, सूरज से तो रोशनी ही आती, बाकी सब
अल्फा बीटा गामा रेज भी आती हैं दूसरे स्टार्स से। पानी, जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म है धरती पर वो सब इकोसिस्टम में है, जिनके बीच हार्मोनी और कोएग्जिस्टेंस के बारे में सोचना है। अर्थ का सरफेस और इसका आउटर कवर, सरफेस के नीचे जो मिट्टी है, ज़मीन है, और जितने लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं इस इकोसिस्टम में, सब एक दूसरे से कॉन्टिन्यूअस कांटेक्ट में हैं, म्यूचुअल कनेक्टेड हैं, रियलिटी में हैं। हम परसीव करें या ना करें, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वही एक है ना कि अगर एक तितली भी उड़ती है तो सबको प्रभावित करती है, इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं। उस जुड़ाव का जब आभास करने लगते हैं तो ही वह संवेदना शुरू होती है। सब से जुड़े हुए हैं। और जुड़ाव के माध्यम क्या क्या हैं, कैसे कैसे जुड़े हुए हैं? कुछ तो सांस के माध्यम से तो जुड़े हुए हैं। हम सारे जितने वनस्पतियां हैं सबको ऑक्सीजन सबसे ले करके और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, जो उनके लिए भोजन बनाने में मदद करता है। फूड चेन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हम किसी के लिए किसी सब मतलब हम एनर्जी के लिए इन्हीं जीव जंतुओं वनस्पतियों पर निर्भर हैं। सोचिए आज तक जितनी एनर्जी चेन रही है हमारे आवागमन के लिए, चाहे बैलगाड़ी रही हो, घोड़े रहे हो, हाथी रहा हो, तो उन जानवरों से की एनर्जी पर चलते थे। आज गाड़ियां हैं तो फॉसिल फ्यूल्स के, जो भी इन्हीं जीव जंतुओं वनस्पतियों कभी ये धरती के नीचे दब गए और लाखों सालों में इनका फॉसिल फ्यूल बन गया, इसीलिए फॉसिल फ्यूल कहते हैं इसको। वो हो गया। आजकल बायो इंजन, बायो डीजल और ये सब भी बनाने की बात हो रही है, तो बहुत सारे हमें ऊर्जा के स्रोत ये हमारे वनस्पतियां भी हैं, भविष्य में हो सकती हैं। तो ये एनर्जी के लिए हम इन पे डिपेंडेंट हैं। फूड के लिए तो डिपेंडेंट हैं ही, वनस्पतियों से भोजन लेते हैं। मनुष्य मांसाहारी भी हैं, लेकिन वनस्पतियों से अगर किसान पैदा करता है, भोजन हम लेते हैं, तो उन वनस्पतियों को प्यार भी करता है। एक अजीब सा रिश्ता है। पैदा हो जाने पे काटता भी है, लेकिन वो ख़त्म ना हो इसके लिए उनके अच्छे से अच्छे बीज बचा करके रखता है और उसको अगले फसल में बोने के लिए रखता है। तो ये एक अजीब सा रिश्ता है जिसमें हम उनको बचाने की भी कोशिश करते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। म्यूचुअलिटी का ये एक अजीब सा यही कोएग्जिस्टेंस है कि हम अपने एग्जिस्टेंस के लिए तो उनका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उनके एग्जिस्टेंस पर भी उतना ही ध्यान देते हैं, उतना ही प्यार करते हैं। यही चीज़ अगर हम अगर वो खाया जाता है, जो लोग मुर्गी पालन का उद्योग चल रहा है, तो वहाँ भी उनकी हम पालन भी करते हैं और भोजन में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो रेस उनकी बची रहे वह भी करते हैं। ये तो मनुष्यों के लिए हुआ, लेकिन और दूसरे जंगलों में जीव जंतु जो हैं सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। अधिकांश हाथी है, हाथी तो खैर वेजिटेरियन है, लेकिन और हिंसक जीव जंतु ज़्यादातर एक दूसरे पे, या मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों पर, तो वो फूड चेन में भी ये सब हैं, लेकिन वह सब एक दूसरे को बचाते भी हैं। जैसा मैंने कहा कि जंगल, अगर घना जंगल है, नेचुरल वाइल्ड जंगल है, उसमें अगर शेर है तो वह जंगल ज़्यादा सघन रहेगा और ज़्यादा वहाँ इकोसिस्टम बेहतर रहेगा।
भले ही उसमें जंगल हिरण को मार के खाएगा, लेकिन हिरणों की पॉपुलेशन इतनी नहीं बढ़नी पाएगी कि वह सारे जंगल के जो, क्योंकि पेड़ तो कभी ख़त्म हो ही जाते हैं, कि हर एक की लाइफ होती 100 200 300, जब वो गिर जाएगा तो नया पेड़ चाहिए। लेकिन अगर हिरन इतने हो गए कि सारे जो नए पौधे उग रहे हैं उन्हीं को खा ले, तो फिर जंगल ख़त्म हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ शेर ख़त्म होने लगे वहाँ वहाँ जंगल ख़त्म होने लगा, हिरन इतने बढ़ गए। तो वही एक इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहना ज़रूरी है, वह म्यूचुअलिटी ज़रूरी है। तो ये इस तरह से हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बचाता भी है और इस्तेमाल भी करता है, एक वो एग्जिस्टेंस। और ये और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग रिसाइक्लेबिलिटी और सेल्फ रेगुलेशन पर चर्चा करेंगे। प्योरली वाइल्ड इन्वायरमेंट तो वहाँ होगा जहाँ नेचुरल इन्वायरमेंट हो, कोई मॉडिफाइड ना हो ह्यूमन से। लेकिन अब तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होता कि जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो जाए, लेकिन वह सावधानी के साथ हो, सोच विचार के साथ हो, सेंसिटिविटी के साथ हो, डिस्ट्रक्टिव ना हो, कंस्ट्रक्टिव हो, और धरती के संवेदना के साथ धरती की सारी समस्याओं को सोचते हुए हो, यह ज़रूरी है। हम ह्यूमन एक्टिविटी अगर ऐसे क्षेत्रों में भी, इवन अलास्का और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में भी अगर हमने ह्यूमन एक्टिविटी शुरू कर दी है, तो वो सावधानी रखनी है कि हमको धरती को बीमार नहीं करना है, धरती को स्वस्थ रखना है। क्योंकि अगर धरती बीमार हुई या हमारी विराट वीणा बीमार हुई तो दूसरी नहीं मिलेगी। इसको हर हाल में स्वस्थ रखना ही रखना है। अब अगर हम लोग 4 ऑर्डर्स की बात करते हैं, आपके सिलेबस में है कि 4 ऑर्डर्स कौन कौन से हैं। तो इस एटमॉस्फेयर में, इस बायोस्फीयर में, ये एक तो पदार्थ जिसमें कोई जीव नहीं है, मटेरियल ऑर्डर है, इसको मिनरल किंगडम भी कह सकते हैं, पदार्थ अवस्था कह सकते हैं। दूसरा प्लांट और जो माइक्रो, चाहे वो बैक्टीरिया हों, सेल्स हों, ये वायरस हों, यह सब जहाँ जहाँ प्राण है, जहाँ जहाँ जीवन है, वो प्लांट, उसके ऊपर प्लांट, वो जो जीवन वाले ऑर्डर्स हैं उसमें पहला है जिसको सेकंड ऑर्डर कह सकते हैं, प्लांट एंड प्राणिक ऑर्डर। तीसरा एनिमल ऑर्डर, जिसको जीव अवस्था कह सकते हैं। इसमें जीवन भी है, प्राण तो है ही, सब में प्राण है। तो प्लांट किंगडम, तीसरा एनिमल किंगडम, और चौथा ह्यूमन ऑर्डर और मनुष्य का ऑर्डर। अब ये जो मनुष्य के ऑर्डर को ज्ञान अवस्था भी कहते हैं, नॉलेज ऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि ये ज्ञान मनुष्यों का स्पेशलाइजेशन है जो प्लांट और एनिमल में नहीं है। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी नॉलेज है, मैंने खुद टेस्ट किया है। तो मनुष्य एनिमल और प्लांट से किस मामले में डिफरेंट है, यह सोचने की आवश्यकता है।
ज्ञान है, सत अपने संवेदना के द्वारा, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वह औरों से, ये इवोल्यूशन है। मनुष्य के पहले की स्टेज वनमानुष है, उसमें तो इंटेलिजेंस भी है, जबकि उनको हम ह्यूमन ऑर्डर में नहीं रख रहे हैं। तो क्या चीज है जो अन्य एनिमल से और सबसे मनुष्य को अलग करता है? ये जो आफ्टर मतलब चिंतन, ज्ञान, ध्यान, ये सब तो बाद में डेवलप हुआ। ये सब ह्यूमन के पहले के जो स्पेसीज हैं, बंदर हैं, वनमानुष हैं, इनमें भी आ गया था। सबसे बड़ी बात कि मनुष्य ने जब 2 पैरों पर खड़ा होना सीख लिया, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। सारा परिवर्तन यहीं से शुरू हो गया। मनुष्य जब 2 पैरों पर खड़ा होने लगा तो उसके 2 पैर स्वतंत्र हो गए, वो हाथ हो गए। फिर आप हाथों से जो भी काम कर रहे हैं, वही आपका अन्य जीव जंतुओं से अलग करता है। आपके हाथ स्वतंत्र हो गए। इन हाथों ने आपको ह्यूमन ऑर्डर एक अलग बना दिया। हाथों से जो भी कुछ किया जा सकता है, इस पे विस्तार से चर्चा अब कल होगी। लेकिन एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर में सबसे बड़ा अंतर यही आया कि हमारे हाथ स्वतंत्र हो गए। इनसे हम हथियार भी चला सकते हैं और दवा भी बना सकते हैं, एक दूसरे के दर्द को ले सकते हैं, दर्द निवारण भी कर सकते हैं और दर्द दे भी सकते हैं। तो हम अपनी संवेदना का सकारात्मक भी प्रयोग कर सकते हैं, नकारात्मक भी कर सकते हैं। हम बम भी बना सकते हैं और पूरी धरती को बचा भी सकते हैं। दोनों ही। कैसे उसको कोएग्जिस्टेंस के साथ अपनी शक्ति को दिया जाए, इसमें विस्तार से चर्चा होगी अगले अंक में। हाँ, एक सवाल मैंने पिछले अंक में किया था, पिछले के पिछले अंक में, कि मनुष्य ऐसा क्या है उसके पास जो वह मनुष्यों को देता है, दूसरे मनुष्यों को देता है, जो उसका अपना ओरिजिनल हो। क्योंकि हम किसी को गिफ्ट भी देते हैं तो अगर प्रकृति में जो किसी और जीव जंतु वनस्पति से आया है, ये तो उनका हुआ, हम तो महज उनसे ले या उनको लेकर के हम किसी को गिफ्ट देते हैं। हमारा ओरिजिनल जो हमारा क्रिएटेड हो, वो हम किसी को क्या दे सकते हैं या क्या देते हैं? मनुष्यों के लिए और दूसरों के लिए, जैसे वनस्पतियों के लिए तो हम सांस देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। हमारा जो अपना बाई प्रोडक्ट है, हमारा अपना जो प्रोडक्ट है, तो हमारे मलमूत्र विष्टा वो खाद के रूप में दूसरे जीवों के लिए काम आ सकता है। लेकिन मनुष्यों के लिए हम क्या देते हैं? वंशावली चलती है, प्रोजनी के लिए जो हम बच्चे पैदा करते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं, वो तो है, वो मनुष्यों के लिए, ह्यूमन रेस के लिए। लेकिन उसके इतर हम क्या देते हैं? आप सोचिए। हमने जो सत्य की खोज की है वह बता सकते हैं। शिक्षा उस हिसाब से हुआ एक माध्यम। हम दूसरे के, हम प्रेम दे सकते हैं, हम आनंद के, खुशी के साधन दे सकते हैं, हम किसी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी दे सकते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा भी कर सकते हैं, बीमारी
की देखभाल भी कर सकते हैं, बीमारी ठीक भी कर सकते हैं। तो ये हमारी ओरिजिनल चीज़ें हैं। और यही बीमारी ठीक करना, ये हम जीव जंतुओं के लिए भी करते हैं, जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं। सत्य का, संवेदना का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। यह सकारात्मक है। इसके ऊपर नकारात्मक भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव रूप में मनुष्यों को क्या दे सकते हैं, एक व्यक्ति दूसरे मानव समाज को क्या दे सकता है, यह ह्यूमन वैल्यूज़ के सिलसिले में ही वह है। हम जैसे हाथ हमारे फ्री हो गए तो अपने हाथों का सकारात्मक इस्तेमाल करते हुए क्राफ्ट्समैन, हम अपनी क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट की जितनी चीज़ें हैं वो हम दे सकते हैं। तो हमारे फ्री हैंड और फ्री माइंड के द्वारा जो भी पॉजिटिव हो सकता है, सत्यम शिवम सुंदरम, वो कर सकते हैं। अपनी ध्वनि दे सकते हैं। लता मंगेशकर एग्जाम्पल है। हम गीत लिखने वाले, उन्होंने गीत दिया, लेकिन उसको ध्वनि वाणी दी लता मंगेशकर ने, तो उनकी आवाज़। तो हम आवाज़ दे सकते हैं, हम प्रेम दे सकते हैं, हम देखभाल, संवेदना दे सकते हैं, प्यार दुलार दे सकते हैं। ये मेरे दिमाग में आ रहा है, आप इस पे सोचेंगे तो और भी अच्छा बताएंगे। और स्वामी प्रेमानंद गिरी जी ने बहुत दिनों बाद फिर उनके सुंदर संदेश प्राप्त हुआ है। वो अक्सर प्रोग्रामों में बताते बोलते रहते हैं। स्वामी प्रेमानंद गिरी जी कहते हैं, आपके द्वारा धरती पर मानव, धरती पर वनस्पति आज की जानकारी बहुत ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक व सराहनीय है। धन्यवाद प्रेमानंद जी। ये बच्चों के आग्रह पर, बच्चों के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया, लेकिन आप सब लोग भी इतना इसे पसंद करते हैं, ये मेरे लिए बड़ी खुशी और उत्साह की बात है। तो आज 1 घंटे से ऊपर हो गया, तो आज के प्रोग्राम यहाँ पर हम लोग विराम देते हैं और आगे फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।